हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी को ही पता है कि हिमाचल में लास्ट कुछ ईयर से यहाँ पे 1 साल मान लो, 1 डेढ़ साल मान लो, ओपीएस और एनपीएस का बहुत ही मुद्दा उठा हुआ है। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में तो नहीं, बट ओल्ड पेंशन स्कीम आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको यहाँ पर लागू भी किया है हिमाचल प्रदेश में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओपीएस के मेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है? हमारे एग्ज़ाम पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है या हम किस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो समझेंगे ओपीएस के बारे में भी और एनपीएस के बारे में भी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या, ये नेशनल पेंशन स्कीम है क्या और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या-क्या इनके प्रॉफिट है और क्या-क्या इनके लॉसेस हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले समझते हैं हमारे पास कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो बहुत ही ज़्यादा जो एक स्पार्क सा उठा हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ओपीएस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है? तो ओपीएस अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ओपीएस, तो ओपीएस इज द ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है? इसके बीच में होता क्या था, इन विच होता क्या था हमारे पास क्या किया जाता था इस ओपीएस में? देखो, ओपीएस एक स्कीम थी, ठीक है? एक टाइप का एक सैलरी, एक आप मान लो कि एक पेंशन स्कीम थी, जिसमें होता क्या था कि जो लास्ट सैलरी होती थी, ठीक है? लास्ट जो सैलरी होती थी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, ठीक है? लास्ट जो सैलरी होती थी उसका 50% क्या दिया जाता था उसको, सैलरी के रूप में दिया जाता था, एक पेंशन के रूप में प्रति माह उसको क्या दिया जाता था, एक इंसेंटिव्स उसको दिया जाता था। साथ-साथ में उसको दिए जाते थे कुछ अलाउंसेस, जिसमें से एक होता था डियरनेस अलाउंस, ठीक है? डियरनेस अलाउंस मतलब महँगाई भत्ता, ठीक है? तो ओपीएस क्या था, एक सिस्टम था जिसमें सारा का सारा फंड जो दिया जाता था, फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? सारी की सारी स्कीम जो होती थी गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती थी, ठीक है? 50% किसी भी व्यक्ति को क्या दिया जाता था, पेंशन के रूप में दिया जाता था। साथ-साथ में डियरनेस अलाउंस एंड और भी यहाँ पर एनी अदर्स अलाउंस भी दिए जाते थे। और ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी ये 50% दे रहे हैं, डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं, ठीक है? महँगाई भत्ता और ये साथ-साथ में और भी अलाउंसेस टीए वगैरह जो देते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे क्या होता था, गवर्नमेंट अपनी जेब से देती थी, मतलब गवर्नमेंट का जेबी वो खर्चा होता था। किसी भी प्रकार से आपने इन्वेस्ट नहीं करना था, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता था, ठीक है? तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात कही जाए तो ये बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन परसेंटेज ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन, ठीक है? तो ये याद रख लेना कि ओपीएस जो हमारे पास जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है लास्ट पेंशन, ठीक है? या आपके पास लास्ट सैलरी, ठीक है? बेस्ड ऑन द लास्ट सैलरी, जो सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है? जो किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो लास्ट सैलरी है उसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है? और डिपेंड किस हिसाब से करेगी, हमारे पास 50%, मान लो किसी बंदे की आपके पास सैलरी 60,000 है, तो उसको जो पेंशन लगेगी वो लगेगी हमारे पास कितनी, 30,000 रुपया प्रति माह, ठीक है? 30,000 पर मंथ उसको क्या लगेगी, आपके पास पेंशन लगेगी। साथ-साथ में कुछ डियरेंस अलाउंस, मान लो 4% का अलाउंस ये लग रहा है, ठीक है? तो इस 30,000 का 4% आप मान लो 1,200 रुपया उसको और मिलेगा और साथ में कुछ और अलाउंस होंगे 2-3% इस तरीके से मिलाकर, तो यही सैलरी आपके पास, ठीक है? आप मान लो 30,000 से आप मान लो ये आपके पास, ठीक है, 1200 वगैरह ये सारे के सारे ऐड कर लो, तो इतना ज़्यादा ये अमाउंट यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है? चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके मेरिट्स के बारे में कि क्या-क्या इसके प्रॉफिट थे, ठीक है? कि क्या-क्या इसके प्रॉफिट्स हैं ओपीएस के, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करते हैं। देखो, पहले मैंने एक बात बताई आपको कि इसमें जो पहला हमारे पास है कि इसमें पहला जो हमारे पास मेरिट्स है वो है क्या, गारंटीड पेंशन फॉर लाइफ, ठीक है? पूरी की पूरी लाइफ के लिए एक गारंटीड पेंशन है एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट, पूरी की पूरी क्या की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंड किया जाता है और एक गारंटेड पेंशन दी जाती है फॉर लाइफ, ठीक है? पूरी की पूरी लाइफ में गारंटेड यहाँ पर पेंशन दी जाएगी।
पहली बात, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा क्या, फिक्स्ड मंथली पेंशन, ठीक है। पहला इसका जो मेरिट्स है, देखो पहला मैंने आपको बताया कि गारंटेड पेंशन है फॉर लाइफ के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो फिक्स्ड मंथली पेंशन है, एक मंथली पेंशन जो फिक्स्ड की गई है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और कितनी मैंने आपको बताई, बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ द लास्ट सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, या बेस्ड ऑन दी लास्ट सैलरी की लास्ट सैलरी पे क्या होगी, ये बेस्ड होगी 50%, या आप सिंपल भी लिख सकते हो यहाँ पे 50% ऑफ दी लास्ट सैलरी, जो अंतिम सैलरी होगी किसी बंदे की रिटायरमेंट की। मान लो कोई पर्सन 27 साल का, ठीक है, या 28 साल का क्या होता है, एक गवर्नमेंट जॉब में लगता है और 60 साल में उसकी क्या होती है, रिटायरमेंट होती है। तो इस लास्ट 60 साल तक उसकी कितनी सैलरी है, लास्ट सैलरी, तो लास्ट सैलरी का क्या मिलेगा उसको, 50% यहाँ पर उसको क्या दी जाएगी, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और ये प्रति माह ही दिया जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, ये गारंटीड होती थी, गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं चेंज नहीं करती है, 50% तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में कुछ डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ते और किस तरीके से अलग अलग भत्ते यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आपकी सैलरी, लास्ट सैलरी 50,000 है, तो आपकी जो मिनिमम जो पेंशन होगी वो 25,000 तो होगी ही होगी। और साथ में कुछ इसके अलाउंसेस वगैरह भी यहाँ पर होंगे। मान लो 10% यहाँ पर अगर आपके डेयरनेस अलाउंस मिल रहा है तो 500 रुपये इसमें और ऐड कर लो, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी 5,000 इसमें और ऐड कर लो, ठीक है। तो आपको यही सैलरी कितनी पड़ जाएगी, 30,000 रुपये, मतलब यही पेंशन आपकी कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, पेंशन हो जाएगी। और साथ में कुछ और अलाउंस वगैरह मिलते हैं, तो ये पेंशन क्या होती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। और हर साल क्या होता है कि 2 बार ये अलाउंसेस देखते हैं कि कोई भी सरकार हो, एक जनवरी के टाइम पे, एक जुलाई अगस्त के टाइम पे, ठीक है, 2 बार ये आपके पास जो अलाउंसेस होते हैं, डेयरनेस अलाउंस और ये आपके पास जो एनी अदर जो अलाउंसेस होते हैं, उनके ऊपर ये चेकिंग करती है कि क्या अलाउंसेस को बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो पहली बात तो हो गई किसके बारे में आपके पास, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। देखो यहीं पर ही मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम के बारे में भी बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको यहां से क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि ये दिक्कत है क्या, एनपीएस में क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या यहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी है न्यू पेंशन स्कीम की। देखो ये हमने बात की अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कि ओल्ड पेंशन जो हमें मिलती है किस तरीके से हम क्या करते हैं, पेंशन को लेते हैं। बाद में प्रॉफिट और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स और भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले तो हमने ये देखा कि पेंशन मिलती किस तरीके से है और कोई भी सरकार है वो पेंशन देती किस तरीके से है। बट अब न्यू पेंशन स्कीम के अंडर सरकार पैसे किस तरीके से देती है, ठीक है। देखो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर मैंने आपको क्या बताया, 50% लास्ट सैलरी का मिलेगा, साथ साथ में अलाउंसेस मिलेंगे। अब सरकार क्या बोलती है कि देखो अब होगा क्या, कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे सिर्फ ओपीएस किसके लिए प्रॉफिटेबल है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, या ओपीएस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, कि जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओनली एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ आपके पास जो सरकारी जो हमारे पास कर्मचारी है उसी के लिए क्या है ये वैलिड है ओपीएस। बट द कंडीशन इन न्यू पेंशन स्कीम इज, ठीक है क्या, इज हमारे पास है क्या। देखो यहां पर बातें हैं किसके बारे में, न्यू पेंशन स्कीम में ये जो क्राइटेरिया है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पर क्या बोलते हैं, पेंशन फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हुआ कि हर एक आदमी के लिए क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो। ये देखो सिर्फ एप्लीकेबल थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो पहली बात तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की बातों को भी क्या किया गया, उठाया गया, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय को भी। कोई इंडिविजुअल या कोई आपके पास कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा बिजनेस, उसको भी पेंशन की यहाँ पर बात हुई। और साथ साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ये पेंशन देंगे ही देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा कि कोई भी इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा, 10% की क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, ऑफ देयर सैलरी, ठीक है, कि क्या करेगा, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर सैलरी। एंड साथ में क्या किया जाएगा, 10% तो ये देगा और साथ में आपके पास 14%, ठीक है, क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ, मतलब मेनली ये केंद्र सरकार की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम चलती है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। तो 14% हमारे पास क्या होगा, कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कि 14% जो होगी वो क्या की जाएगी, कंट्रीब्यूटेड किया जाएगा आपके पास किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अब ये जो पैसा होगा वो क्या किया जाएगा,
किसी फंड में यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। ये फंड किसी तरीके से भी हो सकते हैं, आगे देखेंगे किस तरीके से फंड हो सकते हैं, ठीक है। सरकारी बॉन्ड हो गए आपके पास, चाहे कोई प्राइवेट फंड हो गए, ठीक है, या कोई किसी तरीके से आप शेयर मार्केट में आप मान लो कि सारा का सारा पैसा कहाँ पर लगाएंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, और शेयर मार्केट से जो रिटर्न आएंगे उसी के ही क्या देंगे, पेंशन देंगे। और ये पर मंथ ऐसा ही होगा कि 10% आप क्या करो यहाँ पर दो, और 14% सरकार क्या बोलती है, मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगी। जो लास्ट में जो शेयर मार्केट से फंड आएगा आप उसको क्या कर सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो, आप एक पेंशन के तरीके से ले सकते हो। किस तरीके से विड्रॉ करवाएंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमने विड्रॉ देख लिया कि 50% तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब यहाँ पर फिक्स्ड पेंशन तो है ही है। चलो जी, देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, अब ओल्ड पेंशन स्कीम के ही बारे में यहां पर बात करते हैं कि यहां पर एक प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट है क्या, नो मार्केट रिस्क। बट एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर 10% जब इंडिविजुअल देगा और साथ साथ में हमारे पास 14% जब गवर्नमेंट देगी, तो ये किसी फंड में लगाए जाएंगे या शेयर मार्केट में लगाए जाएंगे। अगर मान लो जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो शेयर मार्केट अगर डाउन जा रही है या जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया वो कंपनी डूब गई, तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर पेंशन का कोई क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, सरकार इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। परंतु यहाँ पर ओपीएस में आपके पास है क्या, नो मार्केट रिस्क, मार्केट का कोई रिस्क है ही नहीं। ये कंफर्म है कि फुली फंडेड बाय होगी, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ओपीएस इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कि ओपीएस जो होती है फुली फंडेड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें कोई मार्केट रिस्क यहाँ पर नहीं होता है। तो पेंशन इज नॉट डिपेंडेड ऑन द मार्केट फ्लक्चुएशन, कोई मार्केट की फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी या किसी शेयर मार्केट के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी, या तो मार्केट ऊपर जा रही है मार्केट नीचे जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिस्क किसी प्रकार का है ही नहीं। और इन्वेस्टमेंट्स का, कोई किसी तरीके से इन्वेस्ट करो या ना करो, हमें तो पता है कि सरकार क्या करेगा, यहाँ पे पैसा देगा ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, ये हमने बात की ओपीएस के बारे में कि यहां पर हमारे पास रिस्क नहीं है। बट यहां पर याद रख लेना, एनपीएस मैंने आपको क्या बताया, एनपीएस में यहां पर आपके पास रिस्क है, अगर कोई कंपनी डूब गई तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर कंपनी कोई अच्छा करेगी तो सैलरी जो पेंशन मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर एनपीएस का एक प्रॉफिट यहां पर ये देखने को मिल सकता है कि अगर किसी फंड ने अच्छा कर दिया तो क्या पता यहां पर सैलरी या पेंशन जो होगी वो ज्यादा मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में जो ओपीएस में है। एडिशनल बेनिफिट्स है क्या, डियरनेस रिलीफ है, या डियरनेस, या जिसको हम डीए के नाम से जानते हैं, डियरनेस अलाउंस है। मैंने आपको क्या बताया, सरकार हर साल 2 बार इसको चेक करती है, जनवरी के टाइम पे और जुलाई के टाइम पे। अगर कुछ इंक्रीज करना होता है तो इंक्रीज होता है। और ओपीएस में बहुत ही ज्यादा ये प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, क्योंकि देखो एक फिक्स्ड सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में महंगाई भत्ता, मतलब जो महंगी चीजें हो रही हैं उसका एक महंगाई भत्ता भी यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे लिए एक और प्रॉफिट है ओपीएस का। देखो यहाँ पर फैमिली पेंशन का भी क्राइटेरिया है। अगर किसी का मान लो अगर कोई स्पाउस है और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की यहाँ पर डेथ होती है तो वही सैलरी का कुछ सर्टेन अमाउंट्स क्या कर दिया जाता है, पेंशन के लिए दे दिया जाता है उसके स्पाउस को, ताकि स्पाउस भी आगे क्या ना कोई दिक्कत ना आए, या उसका जो हमसफर या उसका जो साथी होता है या उसका जो डिपेंडेंस जो होता है, ठीक है, ताकि उसको या खाने पीने में या उसके जो आजीविका है उसके उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो फैमिली पेंशन यहाँ पर क्राइटेरिया देता है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका एक मेरिट्स या एक प्रॉफिट और है। इफ द पर्सन पासिस अवे, अगर किसी, या इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय पासिस अवे, अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय यहाँ पर पास होता है, याद रख लेना ओपीएस इज ओनली वैलिड फॉर, ओपीएस इज ओनली वैलिड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यही मैं आपको बता रहा हूं। वेयर एज एनपीएस इज, या एनपीएस इज वैलिड फॉर, इज वैलिड फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए वैलिड है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर द पब्लिक सेक्टर, एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर। ये पब्लिक सेक्टर के लिए भी यहाँ पर क्या है, ये साथ साथ में ये एनपीएस यहाँ पर देखती है। बट द क्राइटेरिया ऑफ द ओपीएस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो फैमिली पेंशन का यहाँ पर क्राइटेरिया देती है ओपीएस की, अगर
किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की यहाँ पर डेथ होती है, स्पाउस और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन, कुछ हिस्सा यहाँ पर पेंशन के तरीके से यहाँ पर लग जाता है। आपने देखा होगा नॉर्मली पुराने जो आपके पास आपके दादा या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, ठीक है, किसी की डेथ हो गई होगी तो उसी की सैलरी दूसरे पर्सन को यहाँ पर लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथ साथ में, देखो ओपीएस का एक और फायदा है, ठीक है, मेडिकल एंड अदर बेनिफिट्स। देखो एनपीएस में ना ही डियरनेस अलाउंस की बात कही है, डीमेरिट्स है, ठीक है, यही एनपीएस का डीमेरिट्स है कि कोई फैमिली पेंशन नहीं है, यही एनपीएस का डीमेरिट्स भी है कि मेडिकल एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ही नहीं, मेडिकल का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। बट इन ओपीएस में क्या करती हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ्टन इंक्लूड द मेडिकल बेनिफिट्स एंड द ग्रेट्युटी, मतलब मेडिकल बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड करती है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो क्या है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर का कोई पर्सन है तो। बट एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपको डियरनेस अलाउंस देखने को मिलेगा, ना ही आपको फैमिली पेंशन देखने को मिलेगी, ना ही किसी प्रकार से मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर आपको दी जाएंगी एनपीएस में। कुछ डीमेरिट्स देखी जाए ओपीएस के बारे में कि कुछ डीमेरिट्स भी हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो देखो ओपीएस का पहला नुकसान है क्या, मैंने आपको क्या बताया, सारी की सारी जो ये स्कीम है वो किसके द्वारा फंड की जाती है, ये फंड की जाती है आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करती है कि ह्यूज बर्डन ये देती है, गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक ये इम्पैक्ट डालती है। मतलब जो पूरा का पूरा एक बजट में एक अलग ही सेक्शन आता था, पेंशन के लिए इतना पैसा हमने देना ही देना है, तो मान लो 100% में से 20-30% पैसा तो आपके पास किसके लिए चला जाता है, पेंशन के लिए ही चला जाता है। तो इट पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था ओपीएस क्या करता है, पुट अ ह्यूज फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा फिजिकल बर्डन ये डालती है या इकोनॉमिक बर्डन ये डालती है, क्योंकि सर्टेन अमाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, क्या चला जाता है, कहां पर चला जाता है, यहाँ पे, कहां पे, ओपीएस में ही चला जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम में, क्योंकि इतने ज्यादा इंप्लॉइज रहते हैं तो सारे के सारे इंप्लॉइज को यहाँ पर ये पेंशन देनी होती है। और ये सारी की सारी फंडेड किसके द्वारा है, ओपीएस, मैंने आपको क्या बताया, सरकार के द्वारा ये ओपीएस यहाँ पर ये फंडेड है। तो एक बहुत ही बड़ा एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पर लोगों को चला जाता है सरकार की तरफ से। देन दूसरी हमारे पास है यार, देखो ओपीएस की हम बात करें, पहली बात तो ये इसका डीमेरिट्स एक आपके पास है क्या कि, ठीक है, एक तो हमने बात कर ली कि एक बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखने को मिल सकता है किसी भी सरकार में, और दूसरी बात यहाँ पर लिमिटेड कवरेज है। मैंने आपको क्या बताया, जो ओपीएस थी ना, ओपीएस, ठीक है, या ओपीएस जो स्कीम है इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये सिर्फ जो हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना उनके लिए ही ये वैलिड है, प्राइवेट सेक्टर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। और लिविंग प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज विदाउट ए सिमिलर बेनिफिट्स, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से बेनिफिट्स नहीं है। बट यही चीज हमें कौन प्रोवाइड करता है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है कि एनपीएस में होता क्या है, पब्लिक सेक्टर को भी यहाँ पर क्या किया गया है, जोड़ा गया है एज वेल एज दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। ऑल ओवर क्राइटेरिया हमने देख ही लिया कि है क्या दिक्कत और है क्या चीजें ये। तो हम बात कर रहे हैं ओपीएस के बारे में, इसमें ओपीएस है क्या, 10% क्या करता है कॉन्ट्रीब्यूशन, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड 14% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, कि 10% क्या करता है एम्प्लॉय जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, और 14% क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट। और ये दोनों मिलकर के, ठीक, मतलब ये 14%, ठीक है, मिल गया, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपके पास एक फंड उठा लेंगे या शेयर मार्केट में लगा लेंगे। बस शेयर मार्केट से जो पैसा आएगा 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, वही यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो देखो पोर्टेबिलिटी है क्या कि इसकी पोर्टेबिलिटी है क्या या फ्लेक्सिबिलिटी है क्या कि एनपीएस जो अकाउंट है ना कहाँ कहाँ पर है, अक्रॉस जॉब्स एंड सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, इट इज एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर के लिए है क्या ये इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों ही सेक्टर के लिए क्या है ये एप्लीकेबल है ये स्कीम, ठीक है। अगर बात कही जाए इसके कुछ मेरिट्स के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके पास कि दोनों के लिए ही है ये, गवर्नमेंट के लिए भी है और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए भी है। साथ साथ में देखना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो होगा क्या, अगर आप फंड उठा रहे हो, ठीक है, फंड या फंड रेज कर रहे हो,
तो होगा क्या कि ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरीके से फंड चाहते हो। ठीक है, फंड चाहते हो मतलब अगर आप क्या करना चाहते हो एट द एंड ऑफ द 60, ठीक है, या आफ्टर द एज ऑफ द 60 या आफ्टर द रिटायरमेंट, अगर आप एक हायर अमाउंट चाहते हो तो आप किसी प्रॉफिटेबल कंपनी में हाई रिस्क लेकर क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको है कि मेरे को एक सेफ तरीके से चलना है तो क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसी लो रिस्क फंड में क्या करो, इन्वेस्ट करो। और अगर आप ऐसा भी चाहते हो कि क्या किया जाए, हमारा जो एक पैसा हो वो एक एक प्रॉफिटेबल भी रहे और हमें क्या मिल जाए, एक फिक्स्ड सैलरी भी मिल जाए, तो डिपेंड अपॉन की प्लान, आप कौन सा प्लान ले रहे हो। आप क्या करोगे, एक सरकार के द्वारा कुछ मैनेजमेंट टीम्स यहाँ पर बनाई गई, मतलब मान लो किसी भी बैंक में टीम बनाई गई, तो वो मैनेजमेंट टीम आपके पैसे को क्या करेंगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फंड उसको खरीदते रहेंगी, फंड को रेज करती रहेंगी और आपके पैसे को क्या करती रहेंगी, इंक्रीज करते रहेंगे। जब आपके पास 60 साल होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक ओपीएस में आपने बात याद रखनी है, ओपीएस जो है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें जो जो पेंशन दी जाती है वो दी जाती है विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल। ठीक है, जब आप विड्रॉ करते हो मतलब 60 साल के बाद आपके पास जो सर्टेन अमाउंट जो आपको मिलता है वो बिना टैक्स के मिलता है, उसमें टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, मान लो किसी के 60,000 मिल रहे हैं, कुछ पैसा अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ किया जाता है तो वो किसी भी प्रकार का टैक्स उसमें नहीं लगता है। ठीक है, बाद में सर्टेन अमाउंट तो मिलता ही मिलता है, बट जब ये सैलरीज वगैरह आती हैं, पेंशन आती है, तो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है, एनपीएस में आपको क्या देने पड़ेगा, टैक्स यहां पर देना पड़ेगा जब आपको विड्रॉल यहां पर दिया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, डिपेंड करेगा, आपकी इक्विटी ले लो आप, ठीक है, सरकार के बॉन्ड ले लो या कॉर्पोरेट के बॉन्ड ले लो, प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड ले लो। ठीक है, लोअर गवर्नमेंट लायबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया कि सरकार में इसकी लायबिलिटी नहीं होगी, डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरीके से यहां पर काम करते हो। तो एनपीएस क्या करता है, एनपीएस क्या कर देता है, कंट्रीब्यूशन ऑन स्कीम, इट रिड्यूसेस अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, मैंने आपको वहां पर ही बात बताई कि एक डीमेरिट्स था किसके बारे में, ओपीएस के बारे में। ओपीएस का डीमेरिट्स था क्या कि वो सरकार के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पे रखती थी। बट यही एनपीएस का है क्या, यही एनपीएस का मेरिट है कि ये क्या नहीं करती है, इट डज नॉट पुट अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, या इट रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, की सरकार का जो बर्डन है फिजिकल का या इकोनॉमी का, उसको क्या कर देती है, ये कम यहाँ पर कर देती है। बट यहाँ पर कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, पहली बात तो पहला तो है मार्केट रिस्क, क्या पता आपका बॉन्ड आपको सही से रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसमें है क्या, अनसर्टेनिटी है इन द पेंशन अमाउंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, अनसर्टेनिटी इन द पेंशन अमाउंट। ठीक है, कि आपकी पेंशन कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी कोई डिफाइन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी फाइनल पेंशन है। नो गारंटी रिटर्न्स, किसी प्रकार का रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। जैसे ओपीएस में देते थे, ओपीएस एक गारंटी देते थे कि 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि विड्रॉ के टाइम पे आपको टैक्स लगेगा, बट ओपीएस के टाइम पे जब आपको विड्रॉ किया जाता था तो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। तो एनपीएस क्या करता है, नेशनल पेंशन स्कीम इज टैक्स्ड एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल, की विड्रॉ जब करोगे आप तो उसको क्या लगेगा आपके पास, विड्रॉ आपको जब विड्रॉ करोगे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। लिमिटेड पार्शियल विड्रॉज मतलब आपके पास क्या है, जैसे आपने मान लिया कि आप क्या करते हो इसमें, मतलब आपने ये स्कीम ले ली, अब हुआ क्या कि आपको कुछ पैसा ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। देखो पहली बात, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, देखो पहली टर्म एंड कंडीशन है कि आप 3 साल के बाद ही क्या कर सकते हो, पैसा यहां पर निकाल सकते हो। यू कैन विड्रॉ द मनी आफ्टर द 3 years। ठीक है, आफ्टर द 3 years, कि आप 3 साल के बाद ही क्या कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। वो भी कितना, आपके पास 25% ऑफ योर अमाउंट। ठीक है, 25% ऑफ योर अमाउंट, सिर्फ 25% आपके अमाउंट का जो आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सरकार ने नहीं। ठीक है, जो सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है वो नहीं देगा। ठीक है, 3 साल के बाद आपको 25% मिलेगा। ठीक है, और वो भी आपके पास किसका, जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल्स। ठीक है, और किसके लिए, फॉर एमरजेंसी रीजन। एमरजेंसी रीजन, अगर कोई एमरजेंसी रीजन है तो ही यहां पर आपको क्या दिया जाएगा, विड्रॉ दिया जाएगा। अब आप मान लो आप रिटायरमेंट की एज में हो, 60 एज में आप क्या करना चाहते हो, स्कीम को बंद करना चाहते हो। ठीक है, तो या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको क्या करना चाहता है, अपनी स्कीम को यहाँ पर बंद करना चाहता है। ठीक है, तो होगा क्या,
अब आफ्टर 60 ईयर्स, ठीक है, जब 60 साल की रिटायरमेंट होगी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या पब्लिक सेक्टर का कोई बंदा एम्प्लॉय यहाँ पर रिटायरमेंट की बात करेगा, तो उसको देखो 60% तो क्या दिया जाएगा, लम सम यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। मतलब 60% तो आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, कि जब रिटायरमेंट होती है तो सर्टेन अमाउंट यहाँ पे निकालते हैं, 60% तो निकाल लोगे, बट 100% नहीं निकाल पाओगे इस टाइम पे भी। 40% आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे, शेयर मार्केट में, जो आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। वो भी अनसर्टेनिटी रहेगी, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फ्लक्चुएशन, की मार्केट फ्लक्चुएशन किस तरीके से चल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने विड्रॉ करना है तो 3 साल के बाद इसको क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, और टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। और क्रिटिकल कंडीशन में आ रहा तो इमरजेंसी कंडीशन में ही इसको क्या कर सकते हो, आप 25% यहाँ पर निकाल सकते हो। जो पार्शियल विड्रॉ होगा, याद रख लेना कितना होगा पार्शियल विड्रॉ, 25% पार्शियल विड्रॉ होगा, और कितने साल के बाद, आफ्टर दी 3 ईयर्स, ठीक है। और वो भी आपका किसके द्वारा, नॉट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया गया होगा, एम्प्लॉय के द्वारा यहाँ पर किया गया होगा। और 60 साल के बाद सिर्फ आप 60% यहाँ पे लमसम निकाल सकते हो। 40% मस्ट बी यूज टू बाय एन एन्युनिटी, मतलब 60, जो 40% बचा वो आपकी पर मंथ की सैलरी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। वो भी डिपेंड अपॉन द मार्केट, ठीक है, कि आपकी मार्केट में क्या रेट चल रहा है इस सारे के सारे क्राइटेरिया का, ठीक है। चलो, तो ये है हमारे पास एनपीएस और ओपीएस के बारे में। अभी हम बात करते हैं, जो हम लास्ट जो डिस्कस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक बार हम लास्ट के सेशन को कुछ रिवाइज करते हैं, तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स, ठीक है। देखो, हमने लास्ट में कुछ स्कीम्स पढ़ी हुई थी, जो हमने बात कर ली थी। जैसे हमने बात की थी आपके पास भेड़ बकरी पालक योजना, आपके पास हमने एक और बात की थी मुख्यमंत्री सुख सराय योजना, मुख्यमंत्री आपके पास सुख आरोग्य योजना, चाहे आप बोल दो शगुन योजना हमने डिस्कस की थी, राजीव गांधी फेज 1 फेज 2 हमने बात की थी, ठीक है। अपना विद्यालय मेरा सम्मान हमने स्कीम यहाँ पर डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें डिस्कस की थी, ठीक है। मैंने आपको ये चीजें रिवाइज भी करवा दी थी। आज देखो, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हमारे एग्जाम पे पूछी जाती हैं उनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, पहली पर्सनैलिटी आई होप आप सभी को ही पता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक अलग स्लाइड में यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हिमाचल के एग्जाम पे सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती हैं कुछ पर्सनालिटी, ठीक है। तो एक दो हम रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम उनको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। देखो, पहला हम बात करते हैं किसके बारे में, बाबा कांसीराम के बारे में। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ बाबा कांसीराम के बारे में, फिर भी एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखो, बाबा कांसीराम आप सभी को ही पता है कि इनका बोर्न कहाँ पर हुआ है, बोर्न एट, ठीक है, बोर्न कहाँ पर हुआ है इनका, ठीक है, डाडा सिब्बा विलेज, ठीक है, डाडा सिब्बा विलेज, ठीक है, डाडा सिब्बा विलेज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, इनका बर्थ हुआ है किसका, बाबा कांसी राम का। ही वॉज अ फेमस फ्रीडम स्ट्रगलर एंड अ प्रोलिफिक सिंगर, ठीक है। ही वॉज अ फेमस फ्रीडम स्ट्रगलर एंड अ प्रोलिफिक सिंगर, ठीक है। प्रोलिफिक सिंगर थे क्या ये, एक हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगलर थे और एक बहुत ही अच्छे क्या थे ये, प्रोलिफिक सिंगर थे, ठीक है। हुआ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, 1927 में क्या किया जाता है, सरोजनी नायडू, ठीक है, याद रख लेना, सरोजनी नायडू गेव हिम द टाइटल ऑफ पहाड़ा दा बुलबुल। सरोजनी नायडू क्या करती है, इनको पहाड़ा दा बुलबुल टाइटल यहां पर देती है 1927 में। इसके बाद एक और डेट याद रखना, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गेव हिम द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी। तो पहाड़ी गांधी का जो टाइटल था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, कब, इन 1937 एट गदरियावाला, ठीक है, एट गदरियावाला होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एट होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में। कौन सी मीटिंग में, गदरियावाला होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर मीटिंग चल रही थी, वहीं पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको पहाड़ी गांधी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। इसी के बीच में देखो, याद रख लेना, एक यहाँ पर इन्होंने एक ओथ ली थी, ही टुक एन ओथ टू बियर अ ब्लैक क्लोथ, ठीक है, टिल इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, टिल इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इन्होंने एक कसम खाई थी, ठीक है, 1931 में, आफ्टर द डेथ ऑफ द भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बाद जब इनको फांसी पे चढ़ाया गया था,
तो बाबा कांसी राम क्या करते हैं, एक ओथ लेते हैं। ही टुक एन ओथ टू बियर अ ब्लैक क्लोथ टिल इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस, कि इंडिया को जब तक क्या ना मिले, इंडिपेंडेंस यहाँ पर ना मिले। अनफॉर्चुनेटली बाबा कांसी राम की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है इन 1942, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बाबा कांसी राम वॉज पास्ड अवे इन 1942, ठीक है। तो ये था बाबा कांसी राम के बारे में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाबा कांसी राम से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। देहरा गोपीपुर यहाँ पर इनका विलेज का नाम था, याद रख लेना। जो जो 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे पूछी जाती हैं। अगर आपको लिखने के लिए आ रहा है तो ये 3-4 लाइनें आप इजीली से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको मतलब एक अच्छा स्टैटिक पोर्शन भी आपको मिल जाएगा और एक अच्छे तरीके से आप इसको रिटर्न की फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो किसके बारे में, एक और मैंने आपको फेमस पर्सनालिटी पढ़ाई हुई है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पद्म देव, ठीक है। पंडित पद्म देव के बारे में भी आई होप मैंने आई थिंक 2-3 बार यहाँ पर बता दिया हुआ है। पंडित पद्म देव के बारे में, इनका अगर पूछा जाए कि बोन कहाँ पर हुआ है इनका, तो बोन एट, ठीक है, बोन इनका जो हुआ है वो हुआ है आपके पास भमनोल में, ठीक है, भमनोल इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इनका क्या होता है, बर्थ होता है, याद रख लेना। ही वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ दी, ही वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ दी, ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ दी हिमालयन रियासत प्रजामंडल, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालयन रियासत प्रजामंडल। हिमालयन रियासत प्रजामंडल के क्या रहे हैं ये, फाउंडर रहे हैं, ठीक है, एक फाउंडर रहे हैं, बहुत ज्यादा फाउंडर थे जिसमें से एक फाउंडर हिमालयन रियासत प्रजामंडल के पंडित पद्म देव रहे थे, याद रख लेना। ही वॉज अ चीफ सेक्रेटरी, ये चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ही वॉज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल विच इस्टेब्लिश्ड इन 1946, आई होप आप सभी को ही पता होगा हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल कब बनी हुई है, 1946, ठीक है। उसके बाद याद रखना, ही लेड अ सत्याग्रह, ठीक है, ही लेड अ सुकेत सत्याग्रह, कि इन्होंने क्या किया हुआ है, सुकेत सत्याग्रह को लीड किया हुआ है इन 1948 में, ठीक है। 1948 में ही लेड अ सुकेत सत्याग्रह इन 1948 में, 1948 में इन्होंने क्या किया है, एक सुकेत सत्याग्रह को यहाँ पर लीड किया हुआ है, ठीक है। एक और पर्सनैलिटी जो हमने बहुत बार डिस्कस की हुई है, ठीक है, एक हिमाचल में एक और पर्सनैलिटी जो एग्जाम पे पूछी जाती है, 2 हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, और एक हम और डिस्कस करते हैं। आई होप आपने सबने नाम यहाँ पर सुना होगा, डॉक्टर वाई.एस. परमार, ठीक है। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार के बारे में भी क्या क्या एग्जाम पे पूछे जाते हैं और क्या क्या आप अगर आप रिटर्न में लिख रहे हो तो क्या क्या इनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको डॉक्टर वाई.एस. परमार के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, डॉक्टर वाई.एस. परमार, ठीक है। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार क्या होते हैं, ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो नोन एज, ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के आर्किटेक्ट भी माने जाते हैं। ही बिकेम द सीएम 4 टाइम्स, ठीक है, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश 4 टाइम, 4 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। जो पहला जो 10 ईयर रहता है इनका वो रहता है 24 मार्च, ठीक है, याद रख लेना, 24 मार्च 1952 से लेकर 1956 तक। और फ्रॉम, याद रख लेना, पाचड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो रेणुका में जो पाचड़ है, ठीक है, पाचड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से ये रिलेटेड रखते हैं। मतलब पहली बार जब ये सीएम बनते हैं, दूसरी बार जब सीएम बने तो ये बने 1963 से लेकर 1967 तक, तीसरी बार जब सीएम बने तो ये बने 1967 से लेकर 1971 तक, ठीक है। फिर देन आपके पास जो सीएम बनते हैं 1971 से लेकर ये जो बनते हैं 1977 तक ये बनते हैं। और तीनों बार जो सीएम बने थे कहां से बने थे, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो थी रेणुका जी कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, रेणुका जी कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या ये एमएलए जीते हैं और 4 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रहते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर अपने कुछ बुक्स, फेमस बुक्स भी यहाँ पर रहती हैं वाई.एस. परमार की। फेमस बुक्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के वाई.एस. परमार की, देखो पहली जो फेमस बुक है वो है क्या, याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश शेप एंड स्टेटस करके, हिमाचल प्रदेश शेप एंड स्टेटस। और दूसरी इनकी फेमस जो बुक रही थी वो रही थी हिमालयन पॉलिएंड्री, हिमालयन
पॉलीएंड्री, ठीक है, हिमालयन पॉलीएंड्री इनकी क्या रही थी, बुक रही थी। तो मैंने आपको क्या बताया, हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम रहे हैं, हिमाचल के 4 बार सीएम ये रहे हैं। साथ साथ में याद रख लेना, ठीक है, एक फेमस एक राइटर थे डॉक्टर वाईएस परमार, और साथ साथ में मैंने आपको क्या बताया कि एक ग्रेट यहाँ पर लीडर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपके पास इन्होंने ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह में भी क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर साथ साथ में लीड किया हुआ है, मतलब सुकेत सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन इनकी आपको देखने को मिलेगी। और क्या मैंने आपको क्या बताया, ही वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। किस नाम से जाने जाते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।